बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 3 औरतें थीं। तीनों अपने चतुरपन और चालाकी में अपना जवाब नहीं रखती थीं। उनमें से एक काजी की बीवी थी, एक महसूल वसूल करने वाले की बीवी थी और तीसरी कोतवाल की बीवी थी। खुदा का करना क्या हुआ, तीनों हमाम में नहाने गईं। वहाँ उन्हें एक सोने की अंगूठी मिली। एक कहने लगी मैं लूंगी, दूसरी बोली मैं लूंगी, तीसरी बोली मैं लूंगी। आखिर ये फैसला हुआ कि सब के सब मिलकर हमाम वाली बुढ़िया के पास चलो। वो अंगूठी जिसको देगी उसकी होगी ये अंगूठी। वो बुढ़िया क्या थी कि आफत की पुड़िया थी। इसने कहा मैं ये अंगूठी रख लेती हूँ, तुम लोग अपने अपने शोहर पर जाकर मक्कारी का जाल डालो और फौरन मुझे आकर बताना। तुम में से जिसकी मक्कारी सबसे अच्छी होगी ये अंगूठी भी उसी को मिलेगी। ये सुनकर वो तीनों राजी हो गई। काजी की बीवी ने कहा पहला मौका मुझे दो। सबने कहा ठीक है। काजी के घर के करीब उनकी बीवी के रिश्ते का एक दूर का भाई रहता था। काजी की बीवी ने इसको सारा वाकया बयान किया और कहा मेरा काम कर दे, जो कुछ खर्च होगा मैं दूंगी। अपने घर से मेरे घर तक एक सुरंग खुदवा दो और काजी से कह दो कि मेरी शादी मेरी मंगेतर से करवा दो। इनके आने के बाद जो कुछ होगा मैं भुगत लूंगी। काजी के पास जाकर इस आदमी ने कहा भाईजान मेरे साथ चलकर मेरा निकाह पढ़ा दें। काजी ने कहा अच्छा हुआ तुमने भी शादी का फैसला किया, चलो मैं अभी चलता हूँ और निकाह पढ़ा देता हूँ। काजी साहब ने चोगा पहना और आदमी के घर की तरफ चल दी। बीवी ने क्या किया कि भारी भरकम जोड़ा पहना और सुरंग से होकर अपने भाई के यहाँ आ पहुंची। इतने में वो दोनों भी आ गए। काजी ने जब अपनी बीवी को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। इनके साला ने इनकी ये हालत देखकर कहा भाईजान जल्दी कीजिए, ये बड़ी अच्छी घड़ी है, आपने जल्दी ना की तो वक्त गुजर जाएगा। काजी परेशान हो गया कि वाकई ये उनकी बीवी है या उनकी हमशक्ल है। काजी साहब ने कहा मैं निकाह तो पढ़ा देता, पर मुश्किल ये है कि खुतबा निकाह मैं घर पे भूल आया हूँ। उनके दिल में ख्याल आया कि ये उनकी बीवी है जो घर पर है या वो उनकी बीवी है जो सामने बैठी है। काजी ने कहा ठहरो मैं अभी लाता हूँ। और बीवी सुरंग से घर पहुँच गई और पलंग पर ऐसे लेटी थी गोया सो रही हो। उन्होंने दरवाजा खोला तो बीवी ने गुस्से से कहा मैंने कहा ना मैं सो रही हूँ, किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। देखो तो क्या सरकार आए हैं। काजी साहब ने कहा बेगम मैं हूँ। काजी साहब ने पूछा बेगम कैसी हो। कहने लगे मैं ठीक हूँ, रात कुछ तबीयत नासाज थी तो आराम कर रही हूँ। तसल्ली करके काजी साहब दोबारा साला साहब के घर आ गए। दुल्हन को वहाँ मौजूद देखकर इत्मीनान हुआ। दुल्हन बनी औरत ने कहा काजी साहब आप मुझे गौर से क्यों देख रहे हैं, निकाह पढ़ाना है तो पढ़ाइए वरना कोई और दूसरा काजी आ जाएगा। आवाज सुनकर उनका शुबा और बढ़ गया, मगर क्या करते, इधर साले का ख्याल था और फर्ज की अदायगी थी। उन्होंने खुतबा निकाह पढ़ाना शुरू किया। लेकिन जब दुल्हा दुल्हन से ये पूछने की नौबत आई कि तुम्हें निकाह कबूल है, तो उनकी चेहरे पर नजर पड़ी दुल्हन के। उसके चेहरे का तिल देखकर उनको यकीन हो गया कि ये तो मेरी बीवी है। मगर यहाँ से जाते तो क्या कहकर जाते। कहने लगे मियाँ मेरा वुजू टूट गया है, वुजू करके आता हूँ। आदमी ने कहा यहाँ वुजू कर लीजिए काजी साहब। काजी ने कहा नहीं। घर पहुँचते ही उन्होंने देखा बीवी पलंग पर किताब पढ़ रही थी। उनके दिल में ख्याल आया या अल्लाह क्या मैं दीवाना हो गया हूँ, मेरी बीवी ये औरत है या वो औरत मेरी बीवी है। बीवी ने कहा काजी साहब आज आपको क्या हो गया है, अजीब सी बातें कर रहे हैं, कभी आते हो फिर चले जाते हो, फिर आते हो फिर चले जाते हो। काजी ने कहा मुझे ऐसा शुबा हो रहा है जैसा शुबा मुझे तमाम उम्र नहीं हुआ। आज काजी के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने बेगम से पूछा बेगम सेब खाओगी। कहती जरूर खाऊंगी। उन्होंने सेब पकड़ा और चाकू से उसके 2 टुकड़े कर दिए। भागकर अपने साला साहब के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दुल्हन के हाथ में भी आधा सेब है। एक टुकड़ा काजी साहब के हाथ में था और दूसरा दुल्हन के हाथ में। काजी साहब ने इन दोनों टुकड़ों को मिलाया तो दोनों टुकड़े मिल गए। अब क्या था, काजी साहब तो बिफर गए।
आखिर उनके दिल में ख्याल आया कि उल्टा सीधा निकाह पढ़ा ही देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कोई और काजी आ जाए तो सच में बीवी हाथ से चली जाए। फिर ये सोच में थी कि नजर दुल्हन के हाथ पर पड़ी। देखते ही कहने लगे, ये तो मेरी बीवी का हार है। दुल्हन बोली कि काजी की आंखों में पानी उतर आया है, लगता है इसका मैदा खराब है और इसका असर इसके जहन पर हो गया है। काजी साहब ने ये सुनना था कि दौड़कर घर गए और बीवी पलंग पे बैठी थी, वही हार पहना हुआ था। हैरान रह गए। बीवी से कहा, काजी साहब ये क्या माजरा है? मुझे लगता है आपका मैदा खराब है, आप अपने मैदे का इलाज करवाएं, मैदे का असर आपके दिमाग पर हो रहा है। काजी साहब को अपना आप दीवाना लगने लगा। आखिरकार काजी साहब बेहोश हो गए और जब होश में आए तो पागल खाने भिजवा दिए गए। आखिर वो औरत मक्कारी में कामयाब हो गई और दौड़ी दौड़ी हमाम वाली बुढ़िया के पास आई और अपनी दास्तान सुनाई। अब मैसूर वाली की बीवी ने कहा, अब मेरी बारी है। ये कहकर घर आई और अना दूध पिलाने वाली को कहा जाता है, अना ये वाकया है अंगूठी का, अब मेरी मदद कर। सामने दुकान वाला सौदागर मुझे गलत नजर से देखता है, तू जा और इसको मेरा पैगाम दे कि आज सरकार यानी मेरे शोहर दूसरे शहर जा रहे हैं। रात को मेरी बेगम साहिबा अकेली होंगी, औरतों वाले कपड़े पहनकर आ जाना, रात खूब अच्छी और मजे में गुजरेगी। बीवी ने अपने मियाँ से कहा, मेरी एक सहेली आ रही है, आज रात तुम दफ्तर में सो जाना और खाने का बहुत सा सामान ला देना। अच्छी खातर तवाज़ो करनी है, कहीं ये ना समझे कि हम कंजूस हैं। मियाँ ने कहा, तुम हौसला रखो, इतना कुछ भेजूंगा, तुम्हारी सहेली खुश हो जाएगी। रात को जब सौदागर आया औरतों वाला लिबास पहनकर, तो औरत ने इसकी बहुत खिदमत की और इसको मस्तद पर बिठाया और कहा, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर अपनी नौकरानी को कहा, जाओ जाकर साहब से कहो आपकी बेगम ने घर में एक गैर आदमी को बुलाया है, आप जल्दी घर चलें वरना अपना घर बर्बाद कर बैठेंगे। वो नौकरानी गई तो औरत सौदागर के पास जाकर बैठ गया। नौकरानी ने खबर दी तो मैसूर वाला दौड़ता हुआ घर आया। नौकरानी ने बताया, साहब आ गए हैं। तो ये सुनकर सौदागर का रंग फक हो गया, कहने लगा, मुझे बचा लो। औरत बोली, घबराते क्यों हो, ये सामने संदूक पड़ा है ना, इसमें कपड़े उतारो और छुप जाओ। मियाँ के जाने के बाद मैं तुमको यहाँ से निकाल लूंगी। मियाँ गुस्से में लाल पीला अंदर आया और कहने लगा, मुझे खबर मिली है, इस बात पर मुझे यकीन नहीं है, फिर भी मैं तलाशी लूंगा। बीवी ने कहा, मैं क्या करूं, अपने दिल से मजबूर हूँ। सामने जो सौदागर की दुकान है उन पर एक वक्त से आशिक थी, आज रहा नहीं गया, इसलिए आज उनको घर बुला लिया। मियाँ औरतों वाले कपड़े देखकर कहा, ये तो औरत के हैं। बीवी बोली, वो सौदागर इसी कमरे में इसी संदूक में है। मियाँ ने कहा, मैं इसकी तलाशी लूंगा, और एकदम कहका लगाकर हंसने लगी। आपने तो कहा था कि आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, दे दिया ना आपको धोखा। ये कहकर मियाँ ने गुस्से से चाबियां फेंकी और वो बाहर चला गया। और बीवी ने संदूक खोलकर सौदागर साहब को संदूक में से निकाला। इसका तो दम फना हो रहा था। इसने कहा, बेगम साहिबा मुझे बख्श दीजिए, मैं ऐसे इश्क से बाज आया। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे मियाँ की सारी गुफ्तगू सुन ली थी। तुम्हारा एहसान होगा अगर तुम मुझे सही सलामत मेरे घर तक पहुंचा दो। इस औरत ने नौकरानी को बुलाया और चोर दरवाजे से सौदागर को निकाल बाहर किया। इस कारगुजारी के बाद मैसूर वाली की औरत इस बुढ़िया के पास आ पहुंची और अपना किस्सा बयान किया। बुढ़िया ने कहा, शाबाश बेटा, खूब काम किया, अब देखेंगे तीसरी बेगम साहिबा क्या कारनामा सरअंजाम देती हैं। कोतवाल की बीवी ने कहा, अल्लाह मालिक है, अपनी कोशिश में कोई कसर ना उठा रखूंगी। वहां से घर आकर उसने अपनी नौकरानी से कहा, सुंबल ये ले 100 दिनार और एक खूबसूरत जोड़ा ले, और शहर से बाहर जा, कलंदरों की खानकाहें हैं, वहां जाकर देख किस कलंदर की शक्ल मेरे मियाँ से मिलती जुलती है। इस कलंदर को कहना कि जेल से एक चोर भाग गया है, इसकी शक्ल तुमसे मिलती जुलती है, ऐसा ना हो कि तुम पकड़े जाओ, इसलिए तुम भाग जाओ, कोतवाल साहब इसको तलाश कर रहे हैं।
یہ پھٹے پرانے کپڑے مجھے دے دو اور دینار لو اور کپڑے پہن کر شہر نکل جاؤ، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ سنبل نے ایسا ہی کیا۔ خانقاہ میں جا کر ایک ایسا آدمی تلاش کیا جس کی شکل کوتوال سے ملتی تھی۔ نوکرانی نے اس کو بڑھا چڑھا کر قصہ بیان کیا۔ بیچارہ قلندر گھبرا گیا، نیک کپڑے پہنے اور پھٹے پرانے کپڑے نوکرانی کو دے دیے اور خانقاہ سے بھاگ گیا۔ سنبل نے یہ کپڑے بیگم کے حوالے کر دیے۔ شام کو جب میاں گھر آیا تو کوتوال کو بیگم نے کہا، حلوہ پکانے کو آج بہت من چاہ رہا ہے، آج آپ کو اپنے ہاتھوں سے حلوہ بنا کر کھلاتی ہوں۔ میاں نے کہا، ہم بھی تو دیکھیں تمہیں حلوہ پکانا آتا بھی ہے یا نہیں۔ بیوی نے کہا، حلوہ پکانے کا کام شروع کرتی ہوں۔ اس نے کڑھائی رکھی، چولہا سلگایا اور حلوہ پکانا شروع کیا۔ جب ذرا تیاری پر آیا تو نکال کر میاں کو کہا، اس کو چکھو تو۔ اس میں چپکے سے افیم ملا دی۔ میاں نے کہا، ہے تو بہت اچھا مگر کڑوا بہت ہے۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ میاں بے ہوش ہو گیا۔ بیگم نے نوکرانی کو بلایا اور کہا کہ میں اپنے میاں کو بے ہوش کر دیا ہے، اب اپنے میاں سے کہو کہ میرے میاں کے کپڑے تبدیل کر کر اس کا سر اور مونچھیں بھی مونڈ دے۔ پہلے تو نوکرانی نے انکار کیا، پھر جب اس کی دینار کے عوض بیگم نے کہا یہ مذاق ہو رہا ہے تو وہ مان گئی۔ آخر اس کا میاں بالکل قلندر جیسا دکھنے لگا اور بیوی کے حکم سے اس کو قلندر کی خانقاہ میں پہنچا دیا گیا۔ جب ہوش آیا تو کوتوال نے کہا، سنبل پانی پلا۔ سب قلندر حیران ہو کر دیکھنے لگے، لگتا ہے بھانگ پی کر آیا ہے جو سنبل سنبل پکار رہا ہے۔ اتنے میں کوتوال کو ہوش آ گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹے پھوٹے جھونپڑے میں پڑے ہیں، چہرے پر نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں ہیں اور نہ ہی سر پر بال۔ اٹھے، منہ دھویا، اپنا گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کوتوال صاحب بولے، میں ہوں اس گھر کا مالک۔ سنبل بولی، جا جا، جھوٹ بول رہا ہے، اندر صاحب آرام کر رہے ہیں۔ کوتوال نے کہا، کیا بکتی ہو؟ یہ کہہ کر اندر گھسنے لگا۔ اس پر سنبل نے اس کے سر پر پھونکنی دے ماری اور سب کو اکٹھا کر کے کہتی ہے، دیکھو اس موئے قلندر کو، ہمارے گھر میں گھسا جا رہا ہے اور کہتا ہے میں اس گھر کا مالک ہوں۔ وہ تو اندر بیمار پڑے ہیں، ورنہ بتاتے کہ کوتوال کے گھر میں گھسنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر چند کوتوال نے نوکرانوں کو سمجھایا کہ میں تمہارا مالک ہوں۔ وہ کہاں ماننے والے تھے، کیونکہ کوتوال صاحب کی داڑھی مونچھ منڈوا دی تھی۔ پہلے نوکروں نے سمجھا، جب وہ نہ مانے تو نوکروں نے ان کی اچھی خاصی پٹائی لگا دی۔ اب سوائے اس کے کہ گھر سے بھاگ نکلتے اور کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ گاؤں کے باہر ایک مسجد میں رہتے اور بھیک مانگ کر گزارا کرتے۔ تھوڑے دن بعد ان کی داڑھی اور مونچھ بڑھنے لگی۔ جب کوئی کوتوال صاحب کا پوچھتا تو کہا جاتا کہ وہ سخت بیمار ہیں، باہر نہیں آ سکتے، اور لوگ آتے اور خیر خبر پوچھ کر باہر سے چلے جاتے۔ ایک روز وہ اپنے گھر کے باہر بھیک مانگتے ہوئے آ گئے۔ ان کی بیوی نے جب ان کو دیکھا تو اس کو ترس آ گیا۔ اس نے ان کو ایک کلچا بھجوایا اور اس پر افیم لگا دی۔ جیسے ہی انہوں نے وہ کلچا کھایا، مسجد کے قریب پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ سنبل کو کہہ کر خاوند کو بھیجا اور ان کو گھر بلوایا۔ ان کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور ان کی داڑھی مونچھ بھی ٹھیک کروائی، اور پھر سے حلوہ پکانے کا سارا سامان پھیلا کر حلوہ پکانے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ان کو ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی بیٹھی حلوہ پکا رہی ہے۔ بیوی غصے سے بولی، یہ سونا بھی کوئی سونا ہوا کہ آپ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، چلو اٹھو اور حلوہ کھا لو۔ کہتے ہیں، بیگم میں نے خواب دیکھا ہے کہ بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوں۔ بیوی کہتی، سچی کہتے ہو، میں دیکھ رہی تھی تم بہت کروٹیں لے رہے تھے، گویا کوئی برا خواب دیکھ رہے ہو۔ کوتوال صاحب کہتے ہیں، میں دوست کے گھر دعوت اڑائی تھی، شاید تبھی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آخر تینوں بیویاں حمام میں اکٹھی ہوئیں۔ انگوٹھی کا فیصلہ ہو کہ کس کی مکاری سب سے زیادہ ہے، مگر کیا ہونا تھا کہ وہ بڑھیا انگوٹھی لے کر بھاگ گئی اور تینوں کو اپنی مکاری پر بے حد غصہ آیا۔ اب پچھتاوے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔